स्टार्ट वीडियो। हम बेटा बात कर रहे थे एडिपोज टिश्यू के बारे में। थोड़ा सा एडिपोज टिश्यू के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने देख ली थी, है ना। आपको हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज के बारे में भी बता दिया, तो थोड़ा सा क्या काफी कुछ बता दिया गया था। अब एडिपोज टिश्यू के कुछ मॉडिफिकेशंस हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन होता है ब्लबर। ब्लबर का नाम सुना होगा आपने। ब्लबर का नाम सुना है? कहाँ होता है ब्लबर? हाँ हाँ, फैट की लेयर होती है, नो डाउट। किसमें होती है, कहाँ होती है, जरा ये बताइए हमको। व्हेल मछली का नाम सुना है? उसी में पाया जाता है ब्लबर। इसमें लिखिएगा, इट इज अ सबक्यूटेनियस लेयर। ब्लबर इज अ सबक्यूटेनियस लेयर। ब्लबर इज अ सबक्यूटेनियस लेयर। सबक्यूटेनियस लेयर कहां पर पाया जाता है? इन मेंबर्स ऑफ सिटेसिया। कौन सा मेंबर है बेटा? सिटेसिया और साइरेनिया। सिटेसिया एंड साइरेनिया। सिटेसिया एंड साइरेनिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज आपको मैं दोबारा कह रहा हूं कि थ्योरी के लिए कोई बुक प्रेफर मत करना, ओनली फोकस ऑन योर एनसीईआरटी, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना। जो एडिशनल नॉलेज होगी, एडिशनल बातें होंगी, मैं आपको देता चलूंगा साथ साथ। ब्राउन फैट क्या होती है? इसी का एडिपोज टिश्यू का एक जो है टाइप है, दैट इज अ ब्राउन फैट। नाम सुना है ब्राउन फैट का? कहां पर होता है बेटा ब्राउन फैट? यंग बेबीज में होता है, एग्जैक्टली यंग बेबीज में होता है ब्राउन फैट। लिख लीजिएगा इसको। प्रेजेंट एट द पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल ऑफ इन्फेंट्स। प्रेजेंट एट द पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल, हाँ, हमें इन्फेंट तक ही सीमित रहना है। पेक्टोरल गर्डल ये है, पेल्विक गर्डल ये है, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल प्रेजेंट एट द पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल ऑफ इन्फेंट्स। पेक्टोरल एंड पेल्विक मैं लिख देता हूं। पेक्टोरल एंड पेल्विक, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, ठीक है। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल ऑफ इन्फेंट्स, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। दिस फैट इज रिच इन साइटोक्रोम। दिस फैट इज रिच इन साइटोक्रोम। मेरे से ले लीजिए, जूम से लेना है, मैं तक्षशिला से ले रहा हूँ। ठीक है। साइटोक्रोम, अब साइटोक्रोम की वजह से ही ये कैसा अपीयर होता है बेटा? ब्राउनिश ब्राउनिश दिखता है। हालांकि डार्क ब्राउन जैसा नहीं होता है, अपीयरेंस इसका ब्राउन जैसा है, ठीक है। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि दिस फैट इज रिच इन साइटोक्रोम, हेंस अपीयर्स एज ब्राउन, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा फाइब्रस टिश्यू की। सबसे ज्यादा फाइबर कौन सा पाया जाता है बताइए? कोलेजन फाइबर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं, ये जो हमारा कोलेजन फाइबर है ना बेटा, कोलेजन फाइबर के फॉर्मेशन में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं मसल्स जब पढ़ाऊंगा उस डिटेल थोड़ा सा बताऊंगा कि विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। इसीलिए आप देखिए, जब कभी भी आप डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं, कौन से डेंटल डॉक्टर के पास, वो विटामिन सी की टेबलेट आपको अलग से देता है। और विटामिन सी क्या करता है? आपकी वुंड हीलिंग में बड़ी मदद करता है। वुंड हीलिंग में बड़ी मदद, क्यों? क्योंकि उसका एक ही जो है रीजन है, विटामिन सी की वजह से कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से और फास्ट होता है, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू की बात करेंगे बेटा, यहाँ पर दो फाइब्रस टिश्यूज हमारे होते हैं, ऐसे लिखिएगा दो कॉलम में।
एक होता है आपका व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, एक होता है आपका व्हाइट फाइब्रस टिश्यू एग्जैक्टली, और दूसरा क्या होता है बेटा, येलो फाइब्रस टिश्यू। यहां पर व्हाइट फाइब्रस टिश्यू के अंदर जो मेनली आपके प्रोटीन्स होती हैं, दैट प्रोटीन इज कोलेजन प्रोटीन। इस बार नीट के 2020 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कोलेजन, ठीक है, इसकी जो प्रोटीन होती है दैट इज द कोलेजन। और हमारा येलो फाइब्रस टिश्यू का जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होगा, जल्दी बताइए, वो इलास्टिन होगा। कौन सा प्रोटीन है बेटा, वो इलास्टिन प्रोटीन है, बस इतना याद करिएगा। और दूसरा, ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यू प्रोवाइड करवाता है क्या बेटा, स्ट्रेंथ। ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, स्ट्रेंथ एंड द फर्मनेस, स्ट्रेंथ एंड द फर्मनेस, दृढ़ता, मजबूती ये प्रोवाइड करवाता है। और उसका इलास्टिक नेचर है, इलास्टिक नाम है, तो ये क्या प्रोवाइड कराएगा बेटा, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक डिसीज होती है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कभी आपने सुना है इसके बारे में, क्या होता है इसमें, आर्टरीज की वॉल टफ हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि आर्टरी की जो वॉल होती है, स्पेशली कौन सी वॉल बेटा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ये बहुत ही ज्यादा थिक हो जाती है, रिजिड हो जाती है। तो इसके अंदर जो इसका जो इलास्टिक नेचर होता है, वो इसका इलास्टिक नेचर खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है इलास्टिक नेचर। इसका मतलब कौन सा टिश्यू इसके अंदर जो इन्वॉल्व हुआ बेटा, ये इलास्टिन या येलो फाइब्रस टिश्यू इसमें इन्वॉल्व हुआ, ठीक है ना। दो बातें आती हैं, नैरोइंग ऑफ द आर्टरी में दो बातें आपको सीखने को मिलेंगी, एक अथीरोस्क्लेरोसिस होती है, एक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है। अथीरो में क्या होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करता है, और आर्टेरियो में क्या होता है बेटा, ट्यूनिका मीडिया हमारी क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, रिजिड हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो इलास्टिक नेचर है वो खत्म हो जाता है, ठीक। और नैरोइंग ऑफ द आर्टरी होती है, तो ये आप उसमें लिख लीजिएगा, येलो फाइब्रस टिश्यू में। ऐसा नहीं है, जो ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है बेटा मसल्स में, ठीक है। जैसे तुम जब फिजिकल वर्कआउट करोगे, मेहनत करोगे, तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर पेन, आपके हाथों में पेन होगा, यहाँ पे मतलब जिस टाइप की आप एक्सरसाइज करोगे उस वक्त आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। और इसी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से मैं बताऊं आपको कि हार्ट अटैक भी आ सकता है, एंजाइना भी हो सकता है, बिकॉज इसके पीछे की वजह आप समझिए। हमारी कार्डियक मसल्स है, एक टाइप की स्ट्रिएटेड मसल्स ही तो है ना कार्डियक मसल्स हमारी। जब हमारे हमारे हार्ट को ब्लड कम मिल रहा होता है, बॉडी को ब्लड कम मिल रहा होता है, तो हमारा हार्ट जो है बहुत ज्यादा काम करेगा, बहुत ज्यादा काम करेगा, ज्यादा एक्सटर्नस वर्क करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम, मतलब ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगी वो कम होगी। अब उसको पूरा करने के लिए और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए हमारा हार्ट बहुत तेजी से पंप करेगा, तो वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, स्पेशली हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन थोड़ी होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। और लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन होने की वजह से कार्डियक मसल्स में पेन होता है, और पेन यहाँ से उठता है, यहाँ तक जाता है, यहाँ से होते हुए हम आपकी लिटिल फिंगर तक आता है, दैट इज द सिम्टम ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। इसीलिए दिल का ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए कहते हैं ना सफोला ऑयल खाइए, और वो कौन सा ऑयल होता है, क्या कहते हैं, फॉर्चून नहीं यार, ओलिव ऑयल खाइए, ऑलिव ऑयल का सबसे महंगा तेल होता है। कश्मीर में था, मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया था, तो मैं वही ला करके खा रहा था, 6,000 रुपए में 5 लीटर, बहुत महंगा मिलता है। चलिए, स्ट्रेंथ एंड फर्मनेस प्रोवाइड करवा रहा हमारा व्हाइट फाइबर टिश्यू। और जितने बच्चे हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, चिकन खाते हैं ना, मटन खाते हैं ना, कोलेजन फाइबर तो होता है ना,
उसको डाइजेस्ट भी तो करना होता है, कौन करेगा, कौन करेगा उसको डाइजेस्ट? कैन बी डाइजेस्टेड बाय द पेप्सिन, कैन बी डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन, कैन बी डाइजेस्टेड बाय द पेप्सिन, ठीक है। और इलास्टिक टिश्यू जो होता है ये डाइजेस्ट होगा किससे? ट्रिप्सिन से। It can be also digested by the proteolytic enzyme, that is the trypsin. और important point, जब हम इसको बॉयल करते हैं, on boiling it can be converted into the gelatin. जिलेटिन का नाम आपने सुना है, ये जिलेटिन में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? जिलेटिन। एक एक पॉइंट में मैं बता रहा हूं। और येलो फाइब्रस टिश्यू जो होता है ये बॉइलिंग के लिए रेजिस्टेंट होता है, दैट इज द रेजिस्टेंट टू बॉयल, रेजिस्टेंट टू बॉयल, रेजिस्टेंट टू बॉयल, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये कहां पर पाया जाता है बेटा? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। अगर ब्लड वेसल्स के संदर्भ में बात करेंगे, ब्लड वेसल्स के केस में बात करेंगे, ये कहां पर मिलेगा? ब्लड वेसल्स की आउटर लेयर पर मिलता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना पर मिलता है, ठीक है। प्रेजेंट एट द ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। और ये कहां पर मौजूद होगा बेटा? ट्यूनिका मीडिया में, प्रेजेंट इन द ट्यूनिका मीडिया। ये बात होगी, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए बेटा। चलिए, कनेक्टिव टिश्यू तो हमने पढ़ा, आपने लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का हो रहा है, आपका रेगुलर हो रहा है और आपका क्या हो रहा है बेटा? इरेगुलर हो रहा है। रेगुलर में जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं स्मूथ पैटर्न पर होते हैं, लेकिन इरेगुलर वाले में जो फाइबर्स होते हैं, जो मैट्रिक्स में क्या होते हैं बेटा? वो बिखरे हुए होते हैं, इरेगुलर मैनर में होते हैं। हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है? देखिए इधर, इसके केस में क्या कह रही है? अच्छा, ये जंक्शन आपने पढ़ा था, आपको समझ में आया था? ये जंक्शन आपने पढ़ा था एनसीईआरटी में? समझ नहीं आया? इसी पे समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी किताबें हैं बेटा, बहुत सारी किताबें हैं, इस जंक्शन से रिलेटेड आपको प्रोटीन्स के नाम देंगी, सब देंगी, कैथेड्रिन प्रोटीन देंगी, जोना कोलुडेंस के बारे में बताएंगी, एडहेरेंस के बारे में बताएंगी, सब बहुत सारी चीजें बताएंगी। बट हमें किस पे फोकस करना है? हमें सिर्फ अभी एनसीईआरटी को ही देखना है। आप जब एमबीबीएस करिएगा तो वहां पर जब एपिथेलियल टिश्यू पढ़िएगा, वहां पर रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम पढ़िएगा, तो वहां पर आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़नी है। हमारा अभी मेन काम क्या है कि आपको वहां पर पहुंचाना, यहाँ एमबीबीएस नहीं करवाना है हमको कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा दें आपको, नहीं तो ये गार्डन हॉल रखी मैं पढ़ा दूंगा। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में चलेगी आपकी ये किताब। यहाँ पर देखो, जो एपिथेलियल टिश्यू हमारे होते हैं, स्पेशली उनके उनके बीच में क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, उनके उनके बीच में क्या होता है बेटा? इस तरीके से। अब आप देखिए, हम जानते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस या इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है। बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं आपस में, बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, बट फिर भी एक दूसरे के बीच में छोटा छोटा सा गैप होता है या छोटा छोटा सा टाइटनेस होती है, जिसकी वजह से ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा ये अगर ये एपिथेलियम, एपिथेलियम के नीचे कौन सी मेम्ब्रेन होती थी बेटा? नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके नीचे आपका क्या दिख रहा था? डर्मिस लेयर आपको दिखाई पड़ रही, जो कनेक्टिव टिश्यू को बना हुआ है। उसके थ्रू क्या हो रहा था बेटा? न्यूट्रिशन की सप्लाई हो रही थी। बट एक सेल का कम्युनिकेशन दूसरे सेल के साथ कैसा हो रहा है, उस कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर अलग अलग टाइप के जंक्शन पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर कहा गया कि क्या कह रहे हैं हम? ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर, दोनों एक दूसरे के साथ, सब एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं, विथ लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल। इंटरसेल्युलर का मतलब दो सेल के बीच में, इंटरसेल्युलर मटेरियल से क्या होते हैं बेटा? हेल्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज specialized junction provide both structural and functional links between individual cells.
इंडिविजुअल सेल्स के बीच में क्या करवाते हैं बेटा, कम्युनिकेशन करवाते हैं। और ये जो जंक्शंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? सिर्फ 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से जंक्शंस होते हैं आप देखिएगा, आर फाउंड इन द अदर टिश्यू, दीज आर कॉल्ड द टाइट जंक्शन, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आपका अधेरिंग जंक्शन, और कौन सा बेटा, गैप जंक्शन, ठीक। इसकी और जो एनाटॉमी है और इसका जो डीप है उस पर हमें नहीं जाना है, आप जाकर के देखिए, इसके अलावा आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछता है। फिर क्या कह रहे हैं हम, टाइट जंक्शन। ये क्या टाइट, इट हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंसेस, ये क्या करता है, सब्सटेंसेस को स्टॉप करेगा। भाई ये दीवार हमने बनाई है, ये दीवार हमने बनाई है, ये दीवार क्या एक तरीके से टाइट है। अब इस कमरे में हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बगल वाले कमरे को नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता है। तो एक तरीके से इसको समझ लीजिए कि एक टाइट जंक्शन है हमारा। बगल वाले कमरे में साइलेंटली किसी का मर्डर हो जाए, हमें नहीं पता चलेगा, है ना। और हम यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, अगर ये साउंड प्रूफ दीवार है तो आवाज भी नहीं आएगी। तो दैट इज अ टाइट जंक्शन, है ना। और इंसान भी अगर टाइट, बहुत मिजाज का बहुत टाइट है, तो हम उससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते ना, हम अपनी उसको अपनी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज अ टाइट जंक्शन, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। ये तो समझ में आया ना, एक एक स्ट्रोक में पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। और एनसीईआरटी एक बार में समझ आने वाली बुक ही नहीं। अगर कोई महारथी कहे एनसीईआरटी एक बार में मुझे समझ में आ गई तो बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। दूसरा होता है बेटा अधेरिंग। एडहेसिव टेप का नाम सुना होगा ना, चिपकाने वाला। एडहेसिव टेप का नाम सुना होगा, चिपकाने वाला। तो अधेरिंग जंक्शन क्या करता है बेटा, परफॉर्म सीमेंटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीमेंटिंग? ये देखो टाइल्स लगी है, टाइल्स, टाइल्स लगाने से पहले आपने जमीन को बराबर किया, उसके बाद आपने सीमेंट लिया, सीमेंट को लेप लगाया, टाइल्स लगाया और हथौड़ी से धीरे धीरे ठोक दिया और चिपक गया। तो ये क्या है बेटा, ये अधेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग का काम करता है। सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, पड़ोस की सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे घर के बूढ़े होते हैं, दो भाइयों अगर लड़ गए आपस में तो उनको जोड़ने का काम कर रहा है, दैट इज सीमेंटिंग, ठीक है। क्या है बेटा, ये अधेरिंग जंक्शन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है छोटा सा गैप जंक्शन, ठीक है। ये फैसिलिटेट करता है किस चीज के लिए, द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स। यानी कि दो सेल्स आपस में हैं यहाँ पे, तो इन दोनों को कनेक्ट करेगा, इन दोनों के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करेगा। छोटा सा यहाँ पर क्या होगा बेटा, छोटा सा एक विंडो जैसा स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गैप जंक्शन। जैसे आपके किचन में छोटी सी विंडो बनी हुई है, बगल में खाने वाला कमरा बना हुआ है, जो भी किचन में सामान बन रहा है आपने प्लेट ऐसे पास कर दिया, बगल वाले कमरे ने क्या किया, उसको ले लिया। तो वो क्या कर रहा है बेटा, कम्युनिकेट कर रहा है। साइटोप्लाज्म का क्या हो रहा है, आपस में मिक्सिंग हो जाती है। दैट इज द टाइप्स ऑफ जंक्शन, ठीक है। और यही काम क्या होता है, ये जो गैप जंक्शंस हो रहे हैं, गैप जंक्शन फॉर द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, अदर दूसरे कैल्शियम आयन, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स। ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन की बात आएगी वो हमारे कौन करेगा बेटा, वो हमारा करेगा गैप जंक्शन, ठीक है। और सीमेंटिंग की बात आएगी तो अधेरिंग जंक्शन, और फर्नेस की बात आएगी टाइट जंक्शन, ठीक है। इतना सा काम आपको सुनना है। इसके बारे में और बहुत सारी प्रोटीन्स वगैरह लिखी होती हैं, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। आगे देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू हमने बता दिया था आपको, ठीक है। एडिपोज टिश्यू भी हमने बता दिया है आपको। देखिए आगे क्या हम बता रहे हैं, ये है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, आप देख लीजिए। ये है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू बेटा। क्या है ये, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आप ये देखिए, यहां पर ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं, ये जो देख रहे हो ना, ये ब्लैक कलर का, ये कोलेजन फाइबर्स एक रेगुलर मैनर में है, एक रेगुलर मैनर में आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। बट यहां पर क्या है, कोलेजन फाइबर्स रेगुलर मैनर में नहीं है। क्या हमारी एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी में हमारी कहती है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसका जो ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर, ओरिएंटेशन का मतलब समझते हो ना, अपीयरेंस, जो हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर्स शो अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड द डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। दो चीजें हो गई,
डेंस रेगुलर टिश्यू में क्या होता है बेटा कि जो कोलेजन फाइबर्स है वो एक रो में प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ द फाइबर। ठीक है, बहुत सारे बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है बेटा, ये एक रो के जैसा अपीयर होता है। जैसे आप यहाँ पर रोज देख रहे हो, ये कोलेजन फाइबर, ये कोलेजन फाइबर है, ये कोलेजन फाइबर है, ये सब क्या है बेटा, एक अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। बट यहाँ पर इस केस में ऐसा नहीं है। इसके एग्जाम्पल हमें याद करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एग्जाम्पल याद करना। एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखिए इधर टेंडन, टेंडन और क्या है आपका लिगामेंट। क्या होता है टेंडन, टेंडन विच अटैचेस स्केलेटल मसल्स टू द बोन, स्केलेटल मसल्स टू द बोन। अब यहां पर जैसे हम बोन बना लेते हैं, ये बोन है आपकी, ये मान लीजिए बोन है, और यहां से लगा हुआ है ये आपका क्या हो गया, टेंडन हो गया, और फिर ये लगा हुआ है आपका मसल्स। ठीक है, तो ये बोन हो गया आपका, ये आपकी मसल्स हो गई, और ये क्या हो गया बेटा, टेंडन। याद रखना, ये बहुत बच्चों वाला सवाल है कि टेंडन से, टेंडन किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट किसको किसको कनेक्ट कर रहा है। अक्सर बच्चे बड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, BTM, बोन टेंडन मसल्स, बोन टेंडन मसल्स। ठीक है, और BTB, सॉरी BLB, BLB बोन लिगामेंट बोन। ठीक है, याद कर लेना, BTB, BTM, BTM बोन टेंडन एंड मसल्स, और आपका क्या होता है बेटा, बोन लिगामेंट और बोन, BLB, ये याद कर लेना। ठीक है, तो जैसे ये हो गया आपका बोन, एक बोन हमने ये बनाई है और दूसरी बोन हमने ये बनाई है। ठीक है बेटा, और यहां से इसके इसके बीच का जो कनेक्शन है ये, और ये जो कनेक्शन आप देख रहे हो ये जो दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये क्या है हमारा लिगामेंट। कहते हैं बोन की इंजरी ज्यादा खतरनाक है लिगामेंट की, लिगामेंट की रिपेयरिंग पावर जो होती है हमारे बोन्स के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस लिगामेंट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लिगामेंट के अंदर ब्लड की सप्लाई ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, लेकिन बोन के अंदर ब्लड की सप्लाई बहुत ही ज्यादा रिच होती है थ्रू द हेवर्सिन कैनाल। हेवर्सिन कैनाल पढ़ा है ना। ठीक है, तो ये याद रखना। इसीलिए देखिए जब मोच आती है तो काफी टाइम तक रहती है। जैसे अभी हमारा एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, तो मोच आई थी 1 महीने पहले, अभी तक दर्द है हमको हमारे हाथ में। लेकिन अगर आपकी हड्डी टूटती है, तो हड्डी टूटती है तो प्लास्टर वगैरह लगता है, तो 3-4 दिन के बाद दर्द खत्म हो जाता है आपका, फिर वो हड्डी अपना जुड़ती है धीरे 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 धीरे। लेकिन मोच जब आती है, स्ट्रेन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, दर्द आपका लॉन्ग टाइम तक बना रहता है। उसके पीछे की वजह यही है कि हमारी लिगामेंट की जो इंजरी होती है, उसका जो रिपेयरिंग होता है, उसकी जो हीलिंग होती है, वो बहुत ही ज्यादा देर होती है, बहुत ही ज्यादा देर से होती है। ठीक है, तो ये आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, और हम चलते हैं आपके लिए ये समझ गया ना आप लोग। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बोन। बेटा बोन, हेडिंग डालिएगा बोन। जो बच्चे हमारे ऑनलाइन है, अल्फिया, नेहा एंड स्नेहा, वेलकम टू, वेलकम नेहा। आज आप आपकी पहली क्लास है शायद। यस सर। ये बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? यस सर। हाँ। देखिए, हमने बात करनी है बेटा स्केलेटल टिश्यू की। स्केलेटल टिश्यू में स्पेशली कौन कौन सी चीजें आती हैं बेटा, हमारा बोन आता है और हमारा क्या आता है, कार्टिलेज आता है। ठीक है,
कार्टिलेज कभी देखा है? बोन तो देखा होगा, कार्टिलेज देखा है? चिकन कितने लोग खाते हैं? कोई नहीं खाता। जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं, या हम कह सकते हैं जितनी भी बोन्स होती हैं, बोन्स का जो एंडिंग पॉइंट होता है, उस बोन्स के ऊपर बहुत ही स्मूथ सी एक लेयर जैसी दिखाई पड़ती है, दैट इज द कार्टिलेज। कार्टिलेज का काम क्या होता है? फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करवाना हमारी बोन्स के बीच में। जो ये जो हम ऐसे मूव करवा ले रहे हैं अपना हाथ, ठीक है, अपना पैर ऐसे मूव करवा लेते हैं, इवन कोई भी मूवमेंट हमारी बोन की जो होती है वो किससे पॉसिबल हो पाती है बेटा? वो कार्टिलेज से पॉसिबल हो पाती है। अगर वही कार्टिलेज अगर रप्चर कर जाए, कार्टिलेज अगर जो है घिस जाए, तो हमारी बोन के मूवमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, हमें पेन क्रिएट होगा। यानी यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपकी लॉन्ग बोन्स आपको दिखाई पड़ रही है, लॉन्ग बोन्स के एंडिंग पॉइंट पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने क्या दिखाया है? यहाँ पर दिखाया है आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या कार्टिलेज दिखाया बेटा? आर्टिकुलर कार्टिलेज दिखाया है, ठीक है। देखिए इधर, ये जो कार्टिलेज है आर्टिकुलर कार्टिलेज है, और ये एरिया बना हुआ है, देखिए ये थोड़ा व्हाइट वाला दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर ये व्हाइट पोर्शन जो दिख रहे हैं, दैट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। हर बोन्स के एंडिंग पॉइंट पर होता है। किसके लिए होता है बेटा? फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करवाने के लिए। अगर यही खत्म हो जाएगा तो मूवमेंट ऑफ बोन या मूवमेंट ऑफ जो भी मूवमेंट हमारा होता है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहां पर वही बात कर रहे हैं बेटा। देखिए यहां पर हमने बताया बोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में अच्छे से। आज के बाद आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोन हार्डेस्ट टिश्यू होता है हमारी बॉडी का। इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा? कैल्शियम होगा, फॉस्फेट होगा, एज वी नो वेरी वेल। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा होता है हमारी बॉडी में? हमारी टीथ का इनेमल पार्ट। टीथ का हमारा इनेमल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, वो भी क्या है? एक टाइप का बोन का ही तो मॉडिफिकेशन है ना। तो यहाँ पर हमारा जो बोन है बेटा, बोन समझिएगा, लिखते हुए चलिएगा। बोन हमारा कैसा है? नॉन फ्लेक्सिबल है। पहला पॉइंट क्या है? ये नॉन फ्लेक्सिबल है। दूसरा, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। स्ट्रॉन्ग एंड हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। अब आपसे पूछा जाएगा सवाल, देखिए इधर, कि बोन्स के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ज्यादा हो सकते हैं या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? तो आपका जवाब होना चाहिए कि हमारे बोन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ज्यादा होते हैं। अब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा वो क्या होगा? जल्दी बताइए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होगा हमारी बोन का? एनीबडी? प्रोटीन। क्या प्रोटीन ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है? अमाइनो एसिड से बनता है प्रोटीन, हालांकि वो कार्बन है कि नहीं वहां पे? हाँ कैसी बात करती है? हाँ ठीक है, ये होता है ना कॉमन सा फॉर्मूला प्रोटीन का, ये CnH2, फिर आपका आता है COH, फिर आपका R वेरिएबल, और फिर ये एक H है ना कार्बन यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा, ठीक। यहाँ पर प्रोटीन होगा मेजर पार्ट में, किसमें? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के मेजर पार्ट में क्या होगा? प्रोटीन होगा। और बोन की प्रोटीन क्या होती है? जल्दी से, जल्दी से बोलो। अरे ओसिन प्रोटीन यार, ओसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। ये सब नीट के पेटेंट क्वेश्चन है, सब जबान पे रटे होने चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या बताया बेटा? बोन्स के अंदर 70% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, 30% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब अगर हम बोन को अलग अलग क्राइटेरिया में डालेंगे तो क्या होगा? पहली चीज, एनसीईआरटी में नहीं है बट यू हैव टू नो, यू हैव टू नो क्या होता है ड्राइड बोन, क्या होता है सॉफ्ट बोन, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसको समझने के लिए क्या कहा हमने? हमने कहा कि अगर हम अपने बोन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम मिक्स करेंगे तो बोन गेट सॉफ्ट। बोन क्या हो जाएगी बेटा? सॉफ्ट हो जाएगी। और इस टाइप के जो बोन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डीकैल्सिफाइड बोन। इस बोन को क्या बोलेंगे? डीकैल्सिफाइड बोन। यानी कि सॉफ्ट क्यों हुआ? सॉफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालने से जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे वो लूज कर गए, वो खत्म हो गए।
इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया, जिसकी वजह से अब वो बोन कैसी हो गई, फ्लेक्सिबल हो गई। वो बोन हमारी कैसी हो गई, वो बोन हमारी फ्लेक्सिबल हो गई। दूसरा, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉफ्ट बोन। क्या बोलते हैं इसको, हम सॉफ्ट बोन कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं बेटा सॉफ्ट बोन। और दूसरा, अगर बोन को हाई टेम्परेचर पर अगर हम क्या करेंगे, जलाएंगे, रखेंगे, तो क्या होगा, उससे बनेगी हमारी ड्राइड बोन। और जलाने से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं जलते हैं, बल्कि कौन जलता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जलना होता है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सीपीएमटी में बहुत पहले, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, तो पूछा गया था कि अगर अगर पूरे प्लांट्स को अगर हम जला देंगे तो प्लांट्स के ऐश में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, प्लांट की राख में हमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा। तो आपका जवाब होना चाहिए सर मैग्नीशियम। क्यों, कि क्लोरोफिल का मेन कंटेंट होता है, क्लोरोफिल का क्या होता है, मेन कंटेंट होता है। तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगा हमें, मैग्नीशियम मिलेगा। ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। उसके बाद हमने क्या बताया बेटा, बोन को जब हाई टेम्परेचर पर डालेंगे तो ड्राइड बोन होगी। इसमें क्या होगा बेटा, दैट इज ऑर्गेनिक पार्ट क्या होगा, लॉस्ट कर जाएगा, ऑर्गेनिक पार्ट खत्म हो जाएगा। और दूसरा, अगर बोन को केओएच सॉल्यूशन में हम डालेंगे तो देयर विल बी द नो इफेक्ट, देयर विल बी द नो इफेक्ट। इसको लिख लीजिए। आगे देखिए, हो गया। Do you know about the Fisher and Suture? Fisher and Suture, मान लिया, मान लिया। How can you differentiate between them? Because both Fisher and Suture are joints. टेक्निकल बात है, समझ लीजिए। सॉफ्ट टिश्यूज में जो ज्वाइनिंग्स होती हैं उनको हम फिशर कहते हैं, ठीक है। हार्ड टिश्यूज के अंदर जो ज्वाइनिंग्स होती हैं उनको हम सुचर कहते हैं, ठीक है। क्रेनियल सुचर्स होते हैं, ठीक है। लंग्स के अंदर तीन तीन, राइट वाले लंग में तीन लोब है ना, अपर, मिडिल एंड लोअर। सबका अपना अपना क्या है, फिशर है, सॉरी हाँ फिशर है, ऑब्लिक फिशर है, ट्रांसफर फिशर है, हॉरिजॉन्टल फिशर है, ठीक है। और लीवर के अंदर भी आप देखोगे फिशर आपको दिखाई पड़ता है, ट्रांसवर्स फिशर इस तरीके से दिखाई पड़ता है, लीवर दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये टेक्निकल बात है। हम जब कभी बोन देखते हैं तो हमारे दिमाग में यही एक बात दिखाई पड़ती है, यही एक बोन का स्ट्रक्चर हमारे ध्यान में आता है, और कोई बोन का स्ट्रक्चर नहीं आता है। तो अच्छी बात है, आ रहा है तो कोई कौन सी इसमें बुरी बात, आने दीजिए। देखिए इधर बेटा, इस बोन के मोटे मोटे स्ट्रक्चर को समझिए। अभी इसके एनाटॉमी हम बताएंगे थोड़ा सा, जितनी आपके लिए रिक्वायरमेंट है। आई थिंक ये डायग्राम सबको क्लियर हो रहा होगा। बोन का जो टर्मिनल पार्ट होता है, इस टर्मिनल पार्ट पर आपको दिखाई पड़ता है, अभी हमने बताया बेटा कार्टिलेज दिखाई पड़ता है, और ये कार्टिलेज एक दूसरे को क्या करता है बेटा, एक बोन की दूसरे बोन से ज्वाइनिंग करवाता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलेशन का मतलब ही होता है जोड़ना किसी चीज का, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जोड़ना। इससे क्या निकल करके आया बेटा, आर्टिकुलर कार्टिलेज। दो पोर्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। ये जो बोन का ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये बोन बन गया हमारा, ठीक है। ये वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस रीजन। कौन सा रीजन बेटा, एपिफाइसिस रीजन, ठीक है। और उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक का ये जो पोर्शन है, इस बोन में आपको दो हेड दिखाई पड़ रहे हैं, एक हेड ये दिखाई पड़ा, दूसरा हेड ये दिखाई पड़ रहा है। ये वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं शैफ्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, शैफ्ट। या इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, मेटाफाइसिस, या इसी को मेटाफिसिस भी बोलते हैं, मेटाफिसिस भी बोलते हैं, ठीक। हेड पोर्शन और ये हेड पोर्शन, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर हम इसको डाइसेक्ट करके देखेंगे तो यहां पर इस रीजन में हमें दिखाई पड़ेगा क्या, ये जाल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है।
रेटिकुलर स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं बेटा रेड बोन मैरो। अब इस रेड बोन मैरो होने की वजह से ही इसको कहा जाता है स्पॉन्जी बोन। कौन सा बोन? स्पॉन्जी बोन। उसके बाद ये शेफ्ट वाला रीजन है, इस शेफ्ट वाले रीजन को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। कौन सा बोलते हैं बेटा? कॉम्पैक्ट बोन। नाम देखिए, नाम से ही सारी चीजें क्लियर हो, कॉम्पैक्शन हो रहा है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या स्पॉन्जी बोन है, ठीक है, जिसको ऐसे समझिए। तो हम जानते हैं रेड बोन मैरो का काम क्या होगा? खाली रेड ब्लड सेल्स नहीं बेटा, हीमोपोइसिस बोलो, पूरा हीमोपोइसिस करवाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीमोपोइसिस? आरबीसी की भी सिंथेसिस होगी, डब्ल्यूबीसी की भी होगी और प्लेटलेट्स की भी सिंथेसिस होगी, ठीक है। और यहां पर इस रीजन पर मिलेगा हमें येलो बोन मैरो। क्या मिलेगा? येलो बोन मैरो। यहाँ पर मिलेगा रेड बोन मैरो, ये आरबीसी की सिंथेसिस करवाएगा, डब्ल्यूबीसी की सिंथेसिस करवाएगा, प्लेटलेट की सिंथेसिस करवाएगा। ओवरऑल हम कह सकते हैं कंप्लीट जो है हीमोपोइसिस करवाएगा, यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन यहीं पर होता है। येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो ये इमरजेंसी में काम आता है जब आरबीएम कम होता है, तो येलो बोन मैरो आरबीएम में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी रखता है। दूसरी बात यहाँ पर आप समझिएगा कि बोन्स के अंदर बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई होती है, और ये जो रिच ब्लड सप्लाई होती है ये कॉम्पैक्ट बोन के थ्रू होती है। इसी कॉम्पैक्ट बोन में आपको ऑस्टियन या हैवर्सियन सिस्टम देखने को मिलता है। क्या दिखता है? हैवर्सियन सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पर इस डायग्राम से हमें क्या क्लियर हो रहा है बेटा कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये बाहर की एक लेयर, बोन के सबसे बाहर की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं पेरिऑस्टियम। क्या बोलते हैं उसको हम बेटा? पेरिऑस्टियम बोलते हैं। और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्टियम कहते हैं। अब यहाँ पर अपर लेयर पर ये वाला रीजन जो दिख रहा है, जो हमने बताया था, ये वाला रीजन पूरा, इसको हम बोलते हैं बेटा एपिफाइजियल लाइन, ठीक है। और फिर ये रीजन यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या बेटा? कॉम्पैक्ट बोन है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डायाफाइसिस कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? डायाफाइसिस कहते हैं, मेटाफिसिस भी बोलते हैं। और ये प्रोक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है बोन का, ये वाला भी हेड रीजन है, ये वाला भी हेड रीजन है। दोनों के अंदर ही स्पॉन्जी बोन्स पाए जाएंगे, या दोनों के स्पॉन्जी बोन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर रेड बोन मैरो हमको मिलता है। हीमोपोइसिस हमारी मेनली यहीं पर होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब मैं कुछ आपको और बात बताने वाला हूं कि हमारी इसी बोन के अंदर, इसी बोन के अंदर क्या होता है? सबसे ज्यादा डिपोजिशन किसका होता है बेटा? कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, फॉस्फेट का डिपोजिशन होता है। यानी कि ये कैल्शियम और फॉस्फेट के लिए हमारा बोन क्या है बेटा? हमारा बोन एक तरीके से बैंक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा? बैंक की तरह काम करेगा। जैसे जैसे आपको मालूम है कि जब कभी भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो हम क्या करते हैं? लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोस्टैट की तरह यूज करते हैं और उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करवाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनोलिसिस, और ग्लूकोज का लेवल हम अपने ब्लड में क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक वैसे ही ये जो कैल्शियम का लेवल है हमारे ब्लड में, उसका जो रेंज है बहुत ही माइन्यूट रेंज होता है, और इसका रेंज जो होता है बेटा 8 to 10 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड होता है। अब इस नैरो रेंज को मेंटेन करना होगा, यानी कि अब ये जो रेंज देख रहे हो ना कैल्शियम का, इससे कम है तब भी खतरनाक है, इससे एक्सेस है तब भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। दोनों ही केस में हमारी बॉडी को नुकसान होगा। और कैल्शियम का कितना ज्यादा रोल है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में हमारे कैल्शियम का रोल होगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैल्शियम का रोल होता है, बोन के फॉर्मेशन में कैल्शियम का रोल होता है, ब्लड की क्लॉटिंग में कैल्शियम का रोल ज्यादा रोल होता है हमारे कैल्शियम का। तो अगर ये कैल्शियम होगा ही नहीं हमारे ब्लड में प्रॉपरली, तो हमारी बोन्स भी वीक हो जाएंगी और हमारी बॉडी की जितनी भी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारे ब्लड में या हमारी ब्लड में दो हार्मोन का जो काम है वो बड़ा ही फ्रिक्वेंटली होता है। जैसे मैं बता दूं आपको कि एक हार्मोन है हमारा थायरोकैल्सिटोनिन। क्या है ये? थायरोकैल्सिटोनिन। कहां से निकलता है? ये थायरोकैल्सिटोनिन आपके पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड,
कहां से निकलता है बेटा? पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड से ये निकलता है। और ये क्या है बेटा? ये कैल्शियम लोवरिंग हार्मोन है। कैल्शियम लेवल को क्या करता है? ये कम करता है। ठीक है, ये कैल्शियम लेवल को क्या करेगा बेटा? ये कैल्शियम लेवल को कम करने वाला हार्मोन है। और इसका जस्ट दूसरा हार्मोन होता है पैराथॉर्मोन, जो पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। ये कैल्शियम लेवल को क्या करेगा? ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। मतलब सेम मेटाबॉलिक फंक्शन पर, सेम मेटाबॉलिक फंक्शन पर बोथ द हार्मोन आर वर्क्स अगेंस्ट टू ईच अदर। एंटागोनिस्ट हुआ। ये क्या हुआ आपका? ये आपका एंटागोनिस्ट हुआ। तो जब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हम आपको पढ़ाएंगे, कब? स्केलेटल टिश्यूज में, वहां पर पूरी की पूरी चीजें आपको बहुत कायदे से हम बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि हम आपको बहुत सारा कैल्शियम खिला रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी हड्डी मजबूत नहीं हो रही है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? बताइए। एक बच्चा है, एक बच्चे को हम बहुत कैल्शियम खिला रहे हैं, कैल्शियम वाला खाना खूब खिला रहे हैं, खूब दूध पिला रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी बोन्स कमजोर हैं, उसकी हड्डियां कमजोर हैं। क्यों? लैक ऑफ विटामिन डी। एग्जैक्टली, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से हमारा जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत ही डिक्लाइन कर जाता है या रुक जाता है पूरी तरीके से। और नेचुरली विटामिन डी की सिंथेसिस कहां पर होती है? हमारी स्किन में होती है। इसीलिए सन बाथ यानी धूप में बैठना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे घर में यानी अपने जगह पर जो दादी होती हैं, हमारी दादी नानी, इनको नहीं पता साइंस क्या होता है। तो पता होने लगा, मॉडर्न दादियां आ गई हैं। ठीक है, हमारे जमाने में दादियों को ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी जब बच्चों की मालिश करनी होती थी, हमारी मालिश करनी होती थी, तो बताते हैं कि धूप में लेकर के बैठती थी। धूप में ले बैठ के ये रगड़ाई हो रही है, ये घिसाई हो रही है, हाथ पांव को मजबूत किया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है? धूप से हमारी स्किन को क्या मिल रहा है बेटा? कोलिकैल्सिफेरॉल। कोलिकैल्सिफेरॉल कन्वर्ट हो रहा है किसमें? विटामिन डी में। कहां पर ये फाइनली कन्वर्ट होता है? हमारी किडनी में। इसीलिए विटामिन डी को कभी कभी किडनी हार्मोन भी कहते हैं। किस फॉर्म में बनता है? 1,25 डी हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल के फॉर्म में हमारी विटामिन डी वहां पर बनती है। और वो विटामिन डी क्या करेगा? हमारी इंटेस्टीन से, हमारे इंटेस्टीन से और हमारे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हमारी बोन्स को कैल्शियम मिलेगी हमारे ब्लड के थ्रू, और इस तरीके से हमारा बोन क्या होगा बेटा? मजबूत होगा। रिकेट्स का नाम सुना होगा ना? रिकेट्स, रिकेट्स में क्या था? विटामिन डी की कमी होती है। रिकेट्स में विटामिन डी की कमी होती है। हम उसको कैल्शियम क्या, हम उसको दूध की नहर में डुबा दें उस बच्चे को, उसकी हड्डी नहीं मजबूत होगी जब तक उसके अंदर विटामिन डी नहीं बनेगा। और विटामिन डी को कोई डाइटरी सोर्स नहीं है। आप क्या देते हो? कोलिकैल्सिफेरॉल देते हो, वो इनएक्टिव फॉर्म होता है ना? आप जाओगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर देगा आपको कैल्सिरॉल का सैचेट देगा कि भैया इसको दूध में घोल के पी लेना। एक्चुअल में वो क्या होता है? इनएक्टिव विटामिन डी होता है, जो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा और ब्लड के थ्रू कहां पर पहुंचेगा? किडनी में पहुंचेगा, फिर वहां पर जाकर के वो एक्टिवेट होगा, तब जाकर के विटामिन डी हमारे ब्लड में एक्टिवेट होगा और इसके थ्रू जो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रेट हमारा बढ़ेगा। ये सारी बातें, ये कंसेप्चुअल बातें आपको सीखनी होंगी, आपको पता करना होगा। ये बात आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फॉर्म में लिखा हुआ है और बच्चा कंफ्यूज सा रहता है। और वही क्वेश्चन जब एग्जाम में देखे कहेगा ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक ही लाइन की बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी कैल्शियम विल एब्सॉर्ब। बस, कुछ नहीं सुनना है इसके बारे में। तो ये बात हो गई क्लियर। आगे चलते हैं बेटा। देखिए, बोन्स के हम थोड़ा सा टाइप बताते हैं। बोन्स के टाइप में हम जानते हैं कि लॉन्ग बोन्स होती है, शॉर्ट बोन्स होती है, ठीक है। बट कुछ बोन्स हमारी कौन सी होती है बेटा? ये कार्टिलेजिनस बोन एक होती है, जिसको हम रिप्लेसिंग बोन कहते हैं। ये जो कार्टिलेजिनस बोन है, इट इज फॉर्म्ड बाय द ऑसिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑसिफिकेशन? ऑसिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन, ठीक है। ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज, ये याद रखना। कार्टिलेज के ऑसिफिकेशन से जो बोन बनती है उसको हम कार्टिलेजिनस बोन कहते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिप्लेसिंग बोन कहते हैं। जनरली ये कौन कौन सी बोन होती है? हमारी ह्यूमरस हो गई, ठीक है, और हमारा क्या हो गया बेटा? फीमर हो गया, ये वाली। हमारी क्या हो गई बेटा? रेडियस हो गई, बाहर वाली। ये वाली हड्डी जो इधर है बाहर रेडियस है, और ये उंगली की तरफ, छोटी उंगली की तरफ जो हड्डी है वो कौन सी है? अल्ना है, ठीक है ना। ये हड्डियां हो गई। दूसरी बोन आती है हमारी डर्मल बोन। डर्मल का मतलब होता है मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेनस बोन। इट इज फॉर्म्ड बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ द मेम्ब्रेन।
ऑसिफिकेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। जैसे आपकी क्रेनियल बोन हो गई और आपकी कौन सी बोन हो गई, फेशियल बोन हो गई। अब आप क्रेनियल बोन और फेशियल बोन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो जब वो छोटा सा बच्चा, उसके माथे के, उसके सर के यहाँ पर बीचों बीच में खाली जगह से दिखाई पड़ती है और ऐसा लगता है उसका दिल यहाँ नहीं यहाँ धड़क रहा है, ठक 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 ठक। इसको हम बोलते हैं फॉन्टेनिल। क्या बोलते हैं इसको हम, फॉन्टेनिल। और ऐसे बच्चे को हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉन्टेनिल बेबी। तो ये क्या, एक मेम्ब्रेन ही तो है ना, ये एक मेम्ब्रेन ही तो है। यही मेम्ब्रेन क्या हो जाता है बेटा, ऑसिफाइड हो जाता है। 1 साल लगेगा या 1.5 साल लगेगा। ये जब ये ऑसिफाइड हो जाएगा तब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक तरीके से कवरिंग पूरी बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रेनियल बोन हम कहेंगे, है ना। क्रेनियल बोन कौन कौन सी होती है, फ्रंटल, सबसे आगे कौन सी होती है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथमॉइड आंख के पीछे, और फिर इसके अंदर कौन सी होती है, स्फेनॉइड बोन होती है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेसमॉइड बोन। सेसमॉइड बोन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। सेसमॉइड बोन, ये देख रहे हो, ये पटेला, ये नी बोन ना, नी कैप जो देखते हो ना, नी कैप, ये नी कैप हमारा क्या है, सेसमॉइड बोन। ठीक है, ये क्या है, सेसमॉइड बोन है। ऑसिफिकेशन ऑफ द टेंडन, टेंडन के ऑसिफिकेशन से ये बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ द टेंडन। जैसे पटेला हो गया, कार्पल हो गया, ये पिसिफॉर्म बोन हो गया, ये सब आपकी जो है हड्डियां होती हैं। तो मेनली आपको याद क्या करना है, मेनली आपको याद करना है इस पटेला को, इस नीकैप को याद करना है। ये एक सवाल पूछेगा सेसमॉइड बोन के बारे में। अगली क्लास आपकी टिश्यू की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, अगली क्लास शायद नहीं, मेरी अगली क्लास इससे वो सर जो 12:50 वाली क्लास होगी हमारी, उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा लंबा। ठीक है, उसमें ये टॉपिक खत्म करेंगे, फिर हम लोग कॉकरोच पढ़ेंगे, इसी में कॉकरोच पढ़ेंगे। कॉकरोच पढ़ने के बाद फिर देखेंगे क्या शुरू किया जाए। लिख लो इसको सब। सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ हाँ, तुम लोग अगले का मतलब 1 हफ्ते के बाद समझ रहे हो क्या। तुम्हारा फेस किस टाइप का है, अपीयरेंस कैसा है फेस का, ऑर्थोग्नेथस है, हाइपोग्नेथस है, पैराग्नेथस है, फ्लैट करना, फ्लैट, ऑर्थोग्नेथस। हाइपोग्नेथस में से जबड़ा बाहर निकल जाता है या माथा बाहर निकला हुआ होता है, जैसे चिंपांजी वगैरह का होता है। एक्रोमीगेली में यही होता है ना, प्रोट्रूडिंग जॉ, जॉ प्रोट्रूड कर जाता है बाहर, फोरहेड बाहर, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, है ना, कहा जाता है ना उसको, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस। नेहा, हाँ बेटा क्वेश्चन पूछो, क्या है, क्या कैसा सवाल है, पूछो। बोलिए क्या सवाल है आपका, बोलिए क्या सवाल। हाँ सर ये पूछना है। सर आवाज आ रही है आपको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये बोन्स हैं। अब बोन्स को ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो बोन के 2 रीजन्स होते हैं। एक रीजन हमने बताया था, एक होता है आपका स्पॉन्जी बोन, एक होता है आपका स्पॉन्जी बोन, और दूसरा हमारा कौन सा बोन होता है बेटा, कॉम्पैक्ट।
दूसरा हमारा होता है बेटा कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट में 2 पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। पहला, स्पॉन्जी बोन कौन सा बेटा, हेड पार्ट है। स्पॉन्जी बोन इज अ हेड पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन, हेड पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन। और कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है, शेफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन, शेफ्ट, शेफ्ट कहते हैं हम उसको, शेफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन। शेफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, स्पॉन्जी बोन में कंटेन रेड बोन मैरो, आरबीएम, रेड बोन मैरो। और उधर क्या होता है बेटा, येलो बोन मैरो। यहां पर कौन सा फेनोमेना होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला, दैट इज द हीमोपोएसिस। यहां पर हीमोपोएसिस होगी। और जो हमारा कॉम्पैक्ट बोन है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फैट। एंड हेल्प्स इन हेमोपोएसिस ड्यूरिंग इमरजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पॉन्जी बोन में जो आपका हेवर्सियन कैनाल है ये एब्सेंट होता है, और कॉम्पैक्ट बोन में हेवर्सियन कैनाल प्रेजेंट होता है। देखिए हेवर्सियन कैनाल क्या है, देख बेटा, ये लंबी वाली कैनाल देख रहे हो ना, ये आपके क्या है, हेवर्सियन कैनाल है। इस हेवर्सियन कैनाल से ब्लड की सप्लाई, इसी हेवर्सियन कैनाल से नर्व्स की सप्लाई सब होती है। ठीक, अब ये हेवर्सियन कैनाल आपस में कनेक्ट होता है इस तरीके से, यहां से ये वाली जो कैनाल है, ये वाली जो कैनाल है, ये कैनाल कहलाती है वोल्क्समैन कैनाल। कौन सी कैनाल, वोल्क्समैन कैनाल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द हेवर्सियन कैनाल आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर बाय द हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड वोल्क्समैन कैनाल। और ये हमारी हेवर्सियन कैनाल जो है ये कैसी है बेटा, ये वर्टिकल है। ये क्या है, वर्टिकल है। इसका काम क्या होता है, ब्लड की सप्लाई करवाना। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें, स्पॉन्जी बोन में, स्पॉन्जी बोन में लिखिएगा, the cells of spongy bones, the cells of spongy bones are arranged as, not in, arranged as transverse bands, transverse bands, transverse bands। ठीक है, इस तरीके से बेटा ट्रांसवर्स बैंड्स की तरह है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेबेक्यूली, जिसको हम बोलते हैं ट्रेबेक्यूली। ठीक है, और कॉम्पैक्ट बोन में उनकी जो सेल्स होती हैं वो एक कंसेंट्रिक मैनर में अरेंज होती हैं, अरेंज्ड कंसेंट्रिक मैनर अराउंड, कंसेंट्रिक मैनर अराउंड हेवर्सियन कैनाल, हेवर्सियन कैनाल, हेवर्सियन कैनाल, हेवर्सियन कैनाल में ये अरेंज होती हैं चारों तरफ उसके। ठीक है, देखिए यहां पे बेटा पॉइंट लिख लीजिएगा, ऑस्टियन या हेवर्सियन सिस्टम, अलग से लिखिएगा, ऑस्टियन या हेवर्सियन सिस्टम। ये देखिए ये पूरा पूरा एक ऑस्टियन हमने दिखाया है, ध्यान से देखिए इधर, ये एक ऑस्टियन हमने दिखाया है। चूंकि हम जान रहे हैं कि ये हेवर्सियन सिस्टम कहां पर मौजूद है बेटा, कॉम्पैक्ट बोन में मौजूद है। दिस इज योर कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, और इसके बीच में ये जो जाली जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम कैनकिस या कैनकेलस बोन भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम कैनकेलस बोन भी कहते हैं।
और ये जो अरेंजमेंट है, देखिए ये अरेंजमेंट जो दिख रहा है आपको, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेबेक्यूली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रेबेक्यूली कहते हैं। ये जो स्पेस आपको दिखाई पड़ता है कंटेनिंग बोन मैरो एंड ब्लड वेसल, छोटा छोटा स्पेस आपको जो दिख रहा है ना, अब क्योंकि यू ऑल आर प्योर वेजिटेरियन, देन यू कैन नॉट इमेजिन सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बट जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके दिमाग में ये जहन, ये बात तुरंत उनके दिमाग में आ गई होगी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। जो लोग मटन सूप पीते हैं, जो लोग खाते हैं मटन वगैरह, उनको आइडिया है, ठीक है। आप जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, जब आप इंसानों की बोन्स को अपने हाथ में लेंगे, उनका डाइसेक्शन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ स्पॉन्जी बोन्स ऐसी होती है, उसमें ट्रेबेक्यूली निकली हुई होती है, और बीच बीच में छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, उन स्पेस के अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी, उनके अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, वहां से इस एक ट्रेबेक्यूला का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। इस ट्रेबेक्यूला के अंदर क्या है बेटा, ये आप देख रहे हो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, फिर एक आप देख रहे हो ऑस्टियोसाइट सेल्स, और फिर आप एक देख रहे हो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। लैमिली देख रहे हो, अरेंजमेंट होता है इसका, और कैनालिकुलस जो कि एक दूसरे के कंसेंट्रिक लेयर को क्या करते हैं बेटा, ये कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट है, इनकी ब्यूटी को समझिए। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो आई है वो किससे आई है, ऑस्टियोजेनिक सेल से आई है। जैसे जर्मिनल एपिथेलियम से हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही आप समझिए ऑस्टियोजेनिक सेल से, ऑस्टियो प्लस जेनिक, ऑस्टियो प्लस जेनिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनिक, जेनिक वर्ड आया जेनेसिस से, ऑस्टियो वर्ड आया किससे, बोन से, यानी कि बोन को बनाने वाली जो सेल्स हैं वो हमारी क्या कहला रही है बेटा, ऑस्टियोजेनिक सेल्स कहला रही हैं। तो ऑस्टियोजेनिक सेल डेवलप होती है किसमें, ऑस्टियोब्लास्ट में, ऑस्टियोब्लास्ट में, एंड ऑस्टियोब्लास्ट इज अ यंग सेल्स। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जब मैच्योर हो जाएगी तब कहलाएगी क्या, ऑस्टियोसाइट। और ऑस्टियोसाइट सेल ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी परफॉर्म करेगी और बोन के फॉर्मेशन रेट को क्या करेगी, बढ़ाएगी, ठीक है। जस्ट अपोजिट जो आपका ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं, ये बोन के रिजॉर्प्शन को बढ़ाती हैं, बोन के फॉर्मेशन रेट को क्या करती हैं, कम करती हैं, बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द बोन। तो मैंने क्या बताया इसमें कि आपकी होती है बेटा ऑस्टियोजेनिक सेल्स, आपकी क्या होती है बेटा, ऑस्टियोजेनिक सेल्स होती हैं। ये ऑस्टियोजेनिक सेल्स डेवलप करती हैं किसमें, ऑस्टियोब्लास्ट में, and this osteoblast get matured into the osteocyte, and this osteocytes makes the bone by the process of osteoblast, sorry, osteoblast, osteoblast activity। बात समझ में आई है, ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगा बेटा, बोन के रिजॉर्प्शन रेट को बढ़ाएगा, यानी 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 बात समझिए, यानी क्या करेगा, कनेक्ट करिए बात को, तेजी से कनेक्ट करिए, कि आपका थायरोकैल्सिटोनिन जो है ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है, इट मींस टीसीटी ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ाएगा। और दूसरा जो पैराथ हार्मोन था बेटा, जो पैराथ हार्मोन था पीटीएच, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। एक मिनट उल्टा हो गया, ये ब्लड कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन है ना, एक मिनट जस्ट वेट। टीसीटी ब्लड कैल्शियम लेवल को कहां से, ब्लड में कम करता है, ब्लड में कम करके कहां डिपॉजिट करवा रहा है, बोन में। इसका मतलब ये ऑस्टियोब्लास्ट को बढ़ाएगा ना बेटा, ये ऑस्टियोब्लास्ट को बढ़ाएगा, ब्लड के कैल्शियम को निकाल करके बोन को पहुंचा रहा है, ठीक है। दूसरा पीटीएच क्या कर रहा है, बोन के कैल्शियम को निकाल करके ब्लड में बढ़ा रहा है, यानी कि ये ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। ये सब लिख लीजिएगा।
छोड़ दे रहे हैं, बस ये लिख लें इसको। कल की क्या क्लास आवाज में आ रही बेटा है हम आपको? आपको अच्छे से बता देंगे ऑस्टियोन के बारे में, और अच्छे से बता देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हैवर्सियन सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? हैवर्सियन सिस्टम कहते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हैवर्सियन सिस्टम प्लस कार्टिलेज, हैवर्सियन सिस्टम प्लस कार्टिलेज एंड प्लस मसल्स, ये 3 चीजें पढ़ करके आइएगा। नर्वस टिश्यू पे उतना चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। बेटा मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, और नेहा आपकी जो क्वेश्चन है बेटा वो आप हमसे पूछ लीजिए, या तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए या तो यहीं पूछ लीजिए हमसे। हाँ सर, ये पूछना है। हेलो। नहीं आ रही आवाज, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ये लिखना है आपको, लिख लिया आपने? यहाँ पे अब जो सवाल बना ना, वो वाला बना, हैवर्सियन कैनाल का क्या काम होता है। और हैवर्सियन कैनाल जो होता है ना बेटा, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल, याद रखिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल। मैमल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है हैवर्सियन कैनाल, यानी कि मैमल के अलावा रेप्टाइल में, बर्ड्स में ये नहीं पाए जाते।